नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों वो घड़ी आ गई है, यानी कि 4 जून बीत चुका है और रिजल्ट हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हुई है हम सबके सामने है। इन सबके बीच में अगर कोई उत्तर प्रदेश का बॉस बन के निकला है तो वो है अखिलेश यादव। राहुल गांधी बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि हार हुई कैसे भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी। इसके पीछे की सोच क्या है, जनता क्या सोच रही थी, और साथ ही साथ विपक्ष की रणनीति इतनी कारगर कैसे साबित हुई, यह समझने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। और राहुल जी सबसे पहले आपको इस बात के लिए बधाई कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपने जो प्रेडिक्ट किया था उत्तर प्रदेश में 40 से 42 सीटों के आसपास हमारी आपकी बात हुई थी, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की उतनी ही सीटें आती हुई दिखाई दी। राहुल जी अब हमें आप एक चीज समझाइए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में लूप होल क्या क्या थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इतनी बुरी हार कैसे? अनुज जी, डबल इंजन उस सरकार को लेके अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश में डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि जब ये गठबंधन बना था उस समय तो मैं उम्मीद यही कर रहा था कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी को 64 और उनके सहयोगी को 64 सीटों पर रोक दे, 2019 के परिणाम को भी ला दे तो सफल होगा। लेकिन जो जमीन पर स्थिति थी, जैसे प्रथम चरण के चुनाव हुए, आप भी फील्ड में थे अनुज जी और मैं भी फील्ड में था, और जमीन पे जब फील्ड में घूमने के लिए निकले तो जनता में नाराजगी बहुत जबरदस्त थी मोदी जी के लिए। और देखिए, दर्शकों को एक टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी बोला कि बीजेपी मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थी और मोदी जी के मंदिर के ऊपर निर्भर थी, राम मंदिर को लेके। और राम मंदिर बीजेपी का कितना असफल मुद्दा हुआ वो फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम से बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी। जो बीजेपी दावा करते थे, कल भी जब मैं सुबह सुबह सब जगह डिबेट में गया हुआ था मुझे, मैं जब लोगों को कह रहा था कि फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार जाएगी तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो तो राम मंदिर बना है, उसका प्रभाव तो पूरे देश में होगा, फैजाबाद लोकसभा सीट हार जाएगी। 1000 का बाजी लगाने के लिए तैयार है, 2000 का बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो जब जो पत्रकार जमीन पर नहीं जाते वो स्टूडियो में बैठ के ही बाजी लगाते रहते हैं मुझे। तो स्थिति क्या है कि देखिए, अगर हम लोग अल्पसंख्यक वोटों को लीजिए, मायावती जी ने कितने सारे जो है अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वो अल्पसंख्यक वोटों में कोई भी काटने में सफल नहीं हुए। यादव वोट, उसमें कोई भी बंटवारा करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अलग अलग जगह हम लोगों ने देखे कि जहां पे यादव परिवार के लोग थे वहां पे यादव उम्मीदवार भी उतारे गए थे अनुज जी। और दूसरी चीज की देखिए, दलित वोटर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गैर उसमें चाहे जाटव और गैर जाटव, उन दोनों क्षेत्रों में पीडीए का जो मामला था, अखिलेश यादव का पीडीए प्लस दूसरा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने जातिगत जनगणना का मामला, आरक्षण का मामला, संविधान के सुरक्षा का मामला उठाया था, ये जमीन पे थे। लेकिन इन सब चीजों से परे अगर कोई से केवल सोशल इंजीनियरिंग का चुनाव मान रहा है अनुज जी, तो वो भी भूल कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग महंगाई पे बात करते थे फील्ड में, तो महंगाई के मामले में चाहे वो अपर कास्ट के लोग हैं चाहे वो निचले क्लास के लोग हैं, हर कोई जो है कि वो सरकार की आलोचना कर रहा था। अग्निवीर का योजना, जैसे मैंने आपके आखिरी वीडियो में बताया भी था कि पूर्वांचल में लोगों ने, बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे कि अगर अग्निवीर योजना सरकार ने वापस नहीं ली तो फिर लखनऊ से आगे कदम रखने मुश्किल हो जाएंगे, विधानसभा की सीटें जितनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी एक जमीन का ग्राउंड रिपोर्ट अगर मैं अनुज जी बताऊं कि अगर पश्चिम यूपी के एक गांव में सुबह सुबह 50 लोग दौड़ा करते थे अग्निवीर की तैयारी के लिए, तो पूर्वांचल के एक गांव में जाते जाते वो संख्या जो है 500 युवकों का हो जाता है। तो उसका प्रभाव पश्चिमी पूर्वी हर यूपी में है उसका। और जब भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि आप संजय निषाद को अपने खेमे में कर ले, निषाद वोटर हमारे हो गए। अरे निषाद वोटर अगर आपके हो गए तो रामभुआल निषाद कैसे जीत गए? आप देखिए कि और जो लंबा चुनाव कराया गया, यानी प्रथम चरण से लेके जैसे जैसे आप 7वें चरण तक आप पहुंच रहे हैं, विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जमीन पे नहीं पहुंच रहे थे और उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही थी। मोदी जी जो भाषण दे रहे थे उनके भाषण में पॉजिटिव चीजें नहीं थी। वो कभी एक प्रधानमंत्री से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग करें,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप वो उस लेवल पे जा रहे हैं। हम लोग देखिए कि विपक्ष के किसी बड़े नेता को देखिए कि उन लोगों ने अपने भाषण में इस प्रकार की कोई भी गरिमा को तोड़ने वाली बात नहीं की। क्या नहीं। जनता से वादे करने वो मामले थे। तो मैं मानता हूं अग्निवीर का मामला, बेरोजगारी का मामला, ये कुछ ऐसे चीजें रही। और हाँ। अखिलेश यादव का टिकट वितरण वो बहुत हर फैक्टर काम किया। बहुत बड़ा फैक्टर, भारतीय हम्म। जनता पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ डाला, हाँ उसको हाँ। बिल्कुल तो तोड़ के बर्बाद कर दिया। तो इसलिए जो समाजवादी पार्टी के जो ये वोट दिख रहे हैं, इसमें सर्व समाज के वोट है अनुज जी इसमें। क्योंकि जब बेरोजगारी का मामला आता है तो सर्व समाज के लोगों का वोट मिला है, महंगाई का मामला आता है सर्व समाज का वोट है। और वो प्रथम चरण से पश्चिमी यूपी से लेके पूर्वांचल तक है। पश्चिमी यूपी में जब हम लोग की चर्चा करते थे और कहते थे कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा करेगी, तो लोग कहते थे कि पश्चिमी यूपी में इनके वोटर कौन है, इनके पास पश्चिमी यूपी में तो यादव नहीं है, वहां पे तो केवल मुस्लिम है, मुस्लिम को किस उस वोट बैंक में और कौन सा वोट बैंक जुड़ेगा उसमें। तो वो तमाम मिथक दूर हो गए। पीडीए का मामला जो बहुपक्षी तमाम, और जो सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो चीज समझना पड़ेगा, जी। मोदी जी के ऊपर एक अत्यधिक निर्भरता की स्थिति, योगी जी के हाँ। ऊपर एक अत्यधिक निर्भरता की स्थिति। अगर मोदी जी अपने ही बनारस कंस्टिट्यूंसी में अगर वो किसी तरह से 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, कल जिस तरह हाँ से शुरुआत में वो हार भी जा रहे थे, वो पीछे चल हाँ रहे थे, वो हाँ हाँ हाँ। तो वो, और आप सोच के देखिए कि 2 सीटों की मैं तुलना कर रहा हूं अनुज जी, जी क्योंकि जी। सीटें इतनी ज्यादा है, चीजें यूपी में हाँ कहने के लिए इतनी है हाँ हाँ। कि आप एक सीट, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी के, हम्म। नरेंद्र मोदी जी का एक सीट हम लोग ले लीजिए, और जी। दूसरा सीट अमेठी अमेठी का स्मृति ईरानी जी का सीट ले लिया जी। हाँ। अब आप बहुत बताइए, तगड़ा, बहुत तगड़ा चुनाव अब हुआ वहां दोनों पे। जगह में अगर तुलना करते हैं, आप सोच लीजिए कि कांग्रेस कांग्रेस का अपना गढ़, और मैं बनारस में चूंकि प्रधानमंत्री 2014 से बनारस में लड़ रहे हैं, दोनों को मैं गढ़ मानता हूं। अब आप सोच के देखिए कि कांग्रेस ने केएल शर्मा ने अपने गढ़ में कैसा प्रदर्शन किया। बिल्कुल 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 सही बात है। अगर और राहुल पहले जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इस चुनाव में बहुत कुछ देखा, और जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी वो होता हुआ दिखाई दिया। अयोध्या का जिक्र आप कर रहे हैं, अयोध्या यहां पर हार गई है भारतीय जनता पार्टी। 7 मंत्री, कैबिनेट के 7 मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आप समझिए कि कितना गुस्सा होगा लोगों के अंदर, जो उन्होंने बीजेपी की तरफ मुंह तक नहीं किया, उनके मंत्री तक मुंह नहीं किया। जब मंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं, बाकी प्रत्याशियों को तो छोड़ दीजिए। तो ये भी हमने देखा है, मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख, 1,52,000 में, अगर आंकड़े गलत नहीं है मेरे पास तो इसके आसपास इतनी लीड। इससे ज्यादा तो आप तनुज पुनिया जीत गए हैं, लीड लेकर आ गए हैं। डिंपल यादव देख बिल्कुल, लीजिए, आप देखिए ना। तो ये क्या है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के जमीन में बिल्कुल बड़ी भूचाल थी, जो जमीन पे हम लोग जा रहे थे, हम लोगों को वो भूचाल दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी के लोग और जो ये गोदी मीडिया है उनके लोग, अब बताइए वो सर्वे किस जमाने में और कहां पे जाके सर्वे कर रहे थे। मैं हाँ। तो ये मान, अनुज जी हम और आप जाते हैं फील्ड में, हम लोग एक पत्रकार के पास, हम लोग किसी एक लोकसभा सीट में कितने लोगों से बात करेंगे, 200 लोग, सही 300 बात लोग, है, 400 लोगों से सही बात बात है, करेंगे। सही बात है। लेकिन आप जब उसमें हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि जमीन पर स्थिति क्या है, तो फिर वो सर्वे एजेंसियां क्या कर रही थी, जो कि आप कहते हैं कि हम लाखों का सैंपल ले रहे हैं। नहीं तो ये क्यों ना कहा जाए राहुल जी कि ये जो एग्जिट पोल लेकर आई हैं कंपनियां, सर्वे लेकर आई हैं, ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए लेकर आई हैं? इनका क्या कोई और एजेंडा था क्या? भाई किन लोगों से आपने बात की, किस बिहाफ पर आप लोगों ने 400 सीटें दे दी? मैं तो कह रहा हूं कि इनका एजेंडा ये इन्होंने जनता से बात की, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता से बात की क्या हाँ कहानी हुई। हाँ इन्होंने एजेंडा बीजेपी का फुलफिल किया, और इन्होंने एजेंडा शेयर बाजार का फुलफिल कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुद्दा शेयर है। बाजार, शेयर बाजार आप देखिए इन्होंने किस तरह से मंडे को कैसे जो है कि रॉकेट की तरह खुला वो, और वो कल बिल्कुल। कल परिणाम आते ही जो है कि वो कैसे किस तरह से शेयर बाजार डाउन हुआ। तो जो हाँ हमारे हमारे देश के जो सामान्य लोग हैं उनके पैसे डूबे हैं आनंद जी, और वो मैं मानता हूं एक बड़ा सा घोटाला है ये, कि बहुत आप बड़ा। एक गलत परसेप्शन तैयार करते हैं एक पार्टी के लिए, और उसके माध्यम से आप शेयर बाजार में उछाल उत्पन्न करके आप फिर दूसरे प्रकार का प्रयास अरे करते हैं। बर्बाद हो गए होंगे कितने लोग राहुल जी, मेरे को तो जानकारी नहीं है, ना ही मेरे को इतनी नॉलेज है शेयर बाजार की, लेकिन कई नहीं लोग अनुज जी, बर्बाद हो गए होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जान रहा हूं जो मोदी जी के परम भक्त हैं वो, और अभी इस समय वो बेचारे इस दुख में दुखी हों कि शेयर बाजार में पैसे डूब गए, वो दुख है।
मोदी जी का प्रदर्शन खराब हो गया, वो दुख है उनको। मोदी जी का मंदिर का मामला फेल हो गया, वो भी दुख लेके बैठे हैं। तो वो बेचारे दुख प्रकट नहीं कर पा रहे हैं अनुज जी कि क्या स्थितियां। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के खून पसीने की कमाई जो है वो जीरो हो जाना। तो देखिए, मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक स्पेक्ट्रम में देखना, जिसमें आपने बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही, 7-7 केंद्रीय मंत्रियों का हार जाना। बहुत बड़ी बात आप है। सोचिए कि चाहे वो अजय मिश्र टेनू हो या फिर बिल्कुल पूर्वांचल में चंदौली के जो है कि वहां के मंत्री जी हो, हाँ बिल्कुल। महेंद्र पांडे हो या फिर स्मृति ईरानी हो, हाँ कब किसी का सरकार में कुछ भी हो, लेकिन आप मंत्री हैं, आप हार ही रहे हैं। तो ये नहीं, उसमें 8वां नाम और जोड़ लेते अगर ये मिर्जापुर बड़ी मुश्किल से निकाल पाई अनुप्रिया पटेल, लगातार वो पीछे चल रही थी। वो तो पीछे चल ही रही थी। वो तो कहते हैं कि उसको कह लीजिए कि वो जुगाड़ से जीता हुआ सीट कहूंगा अनुज जी, मैं खुल के कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल होना चाहिए, फर्रुखाबाद वगैरह में हम लोगों ने देखा कितनी स्थितियां, वो जो शॉर्ट मार्जिन की सीटों में क्या चीजें चली। अगर निष्पक्ष और अलग ढंग से काउंटिंग होती तो ये सीटों की संख्या और भी बढ़ती। लेकिन फिर भी जो सीटें हैं वर्तमान में, वो अपने आप चौंका जाने के लिए काफी है। और हम लोग नहीं चौंके हैं इससे वो लोग चौंके हैं जो सही। और हमें लग रहा है कि आपके दर्शकों को भी आश्चर्य नहीं लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है उम्मीदवारों का चयन। फैजाबाद का फिर से इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि एक सामान्य सीट पे 9 बार के विधायक जब अवधेश प्रसाद जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हैं, तो आप सोच लीजिए कि सामाजिक समीकरण किस रूप में होता है। और बीजेपी के नेताओं के बड़बोलेपन, जनता से दूरी, लल्लू सिंह का वो बयान, किस तरह का वो बयान दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल संविधान का उससे संबंधित जो तमाम बयान थे उनके, ये सब तमाम तरह की चीजें इनको नुकसान कर गई हैं इन्हें। लोगों को देखिए, आप बड़ा सा दावा कर दीजिए, दावा कुछ और, सच्चाई लोगों के जीवन में कुछ और हो। अच्छा राहुल जी, यहाँ पर कितना परसेप्शन बनाया गया कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो आपकी एक भैंस छीन लेगी, 2 भैंस होगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चल जाएगा राम मंदिर के ऊपर, इस तरह की बातें की गई। मंच से मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया गया, मीट मटन मछली का इस्तेमाल किया गया, हर चीज तो करके देख ली। खटाखट की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से मंच से उसको खटाखट कहना शुरू कर दिया। यूपी के 2 शहजादे विदेश चले जाएंगे, वो बयान भी सबको याद है। खटाखट विदेश चले जाएंगे यार। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये सारी बातों का, इनमें से एक भी बात का असर उत्तर प्रदेश में तो कम से कम होता किसी के ऊपर दिखाई नहीं दिया? ये आपको लग रहा है? असर पॉजिटिव नहीं हुआ आनंद जी, इसका निगेटिव असर हुआ है। यानी कि जो वोटर बीजेपी को वोट देने वाले थे, इस प्रकार के बयानों से देखिए कोई बेवकूफ नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि भाई कांग्रेस ऐसा था नहीं कि कभी सत्ता में नहीं रही है। तो हर किसी को पता है कांग्रेस लंबा पीरियड सत्ता में रही है। और ये कह दीजिए कि 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएगी, 2 कमरे में से आपका 1 कमरा ले जाएगी, घर के भीतर सोना चांदी छुपे हुए हैं वो निकाल के ले जाएंगे। इससे ये चीज पता चला कि प्रधानमंत्री काफी नर्वस है। प्रधानमंत्री के नर्वसनेस का कहानी देखिए, मैं श्याम रंगीला और जो निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से रोका जा रहा था, मैं जी फिर बताऊंगा, वहीं से वो साइकोलॉजिकल डर दिखता है कि प्रधानमंत्री और उनके टीम को पता था कि वो बनारस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सीट सुरक्षित नहीं है। वो उनको खतरे का अंदाजा था। आप सोच के देखिए कि अगर प्रधानमंत्री भगवा कपड़ा पहन के अगर कन्याकुमारी में जाके वो फोटो सेशन नहीं कर रहे होते तो कितने प्रयास किए गए। अब तो देखिए, वो 7वें चरण में सीट जुड़वाने के लिए नहीं थे अनुज जी, वो बनारस सीट को बचाने का प्रयास था वो, कि किसी तरह से हमारी अपनी सीट बच जाए। दावा क्या था भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि प्रधानमंत्री 10 लाख वोटों से जीतेंगे। तभी मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री को इतना ही 10 लाख वोटों से जीतने का उनको कॉन्फिडेंस है तो उनको ये चुनौती देनी चाहिए कि देश के हर हिस्से से लोग आए, नौजवान, और सबके सब लोग नामांकन पत्र दाखिल करके हमारे सामने में चुनाव लड़े। तो ये, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो और कुछ लोग लड़ जाते हैं चुनाव तो पता चलता कि प्रधानमंत्री खुद ही हार जाते हैं। मेरी तो उतनी उम्र नहीं है, लेकिन जब से मैं चुनाव देख रहा हूं पिछले 15-16 सालों से, जो भी है 17 सालों से, तो उसमें अगर मेरे को समझ, मैं तो पहला प्रधानमंत्री देश का देख रहा हूं जो कि जिसमें वो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी सीट से पीछे चल रहे थे पिछले अगले 2 जो शुरुआती दौर में 1-2 राउंड में, 3 राउंड में। तो ये भी अपने आप में देखिए, अजय राय की तो वही जीत हो गई। अजय राय पूरी जिंदगी गाना गाएंगे कि हमने प्रधानमंत्री को देखिए 2-3 राउंड में पीछे कर दिया। तो अब देखिए, ये थोड़ा सा आप देखिए ना, मानसिक तौर पर थोड़ी सी ये संतुष्टि मिलती है कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्टि मिलती है। आप सोच के देखिए कि समाजवादी पार्टी की जो सफलता का दर है वो देखिए, कांग्रेस को जो बिल्कुल खत्म माना जाता था उसको जो सफलता मिली है, लोग कहते थे 17 सीट कौन सी मिली है उन्हें,
वो ऐसे भी जो है कि कोई भी सीट दे दिया गया। और अनुज जी, अब कल लोगों ने पहली बार माना, जब रिजल्ट आ रहे थे, तो जो लोग बीजेपी के लिए, तमाम पत्रकार बंधु जो लोग कहते थे कि भाई वो तो उत्तर प्रदेश में 75 से नीचे की सीटें नहीं आएंगी, कल उन लोगों ने माना कि राहुल जी आप सही कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता निकले नहीं। हाँ, तो अब इस बात पे वो लोग तैयार हो गए कि जो वोट प्रतिशत कम था, हाँ, वो बीजेपी का के, था। हाँ, वो बीजेपी का था। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहा। कई हाँ, लोगों ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री के बनारस में अगर प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जो है कि जीते हैं, तो इसका कारण यह है कि बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी। मैंने यह भी चीज कहा कि चलिए भयानक गर्मी में प्रधानमंत्री के वोटर नहीं निकले और अजय राय के वोटर तो निकल रहे थे। भाई अजय राय के वोटर के लिए भी तो गर्मी थी ना अनुज जी। नहीं तो क्या केवल बनारस में ही गर्मी पड़ रही थी? क्या सहारनपुर में गर्मी नहीं पड़ रही थी? सहारनपुर में गर्मी बम्पर वोटिंग हुई, बाकी जगहों पर जहां बम्पर वोटिंग हुई है वहां पर क्या गर्मी नहीं पड़ रही थी? मैं देखिए ये सब है बहानेबाजी। मुख्य चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम आश्वासन थे, दावे थे, और विशेषकर जो जनता के मूलभूत मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर नहीं आया और इन्होंने जबरन जो है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। हाँ। उत्तर प्रदेश के, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बड़ा ही जो है कि उन्होंने निर्णय, जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने वाला निर्णय, अपने मूलभूत मुद्दे वाला निर्णय, वो निर्णय लिया। और हम लोगों ने ग्राउंड पे जो चीज देखा वो कल जो है कि परिणामों में परिणत हुआ। हाँ। और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर बहुमत में नहीं है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है। अगर अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? इस बार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भी एक अच्छी धमक उनकी पैदा होती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की पार्टी तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई अनुज जी। यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी कोई अगर है तो अखिलेश यादव की पार्टी है। तो अखिलेश यादव ने अपने आप को 2027 के लिए भी तैयार कर लिया है। और अभी जबकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत स्वयं का प्राप्त नहीं हुआ है जी। और टीम इंडिया के लोग जो संकेत दे रहे हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से भी जो संकेत मिले, और आज जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश एक ही फ्लाइट में आए हैं अनुज जी, और जो सूचना यह भी मिल रहा है कि पहले तो चाचा भतीजा आगे पीछे बैठे थे, बाद में एक ही साथ बराबर में बैठ के वार्तालाप करके आए। तो क्या अलग अलग चीजें, अलग अलग डेवलपमेंट चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग को यह है कि क्या यहाँ पर अब सरकार बनाने की कोशिश करेगा इंडिया गठबंधन? राहुल जी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि अखिलेश जी के काफी घनिष्ठ संबंध नीतीश जी के साथ भी हैं, अखिलेश यादव के घनिष्ठ संबंध, और अखिलेश यादव के काफी घनिष्ठ संबंध अनुज जी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ भी हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, पुराने 2019 में भी जब उस समय भी विपक्षी गठबंधन की कोशिशें हो रही थी, उसमें भी अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू के बीच में तमाम तरह के प्रयास चल रहे थे। तो अखिलेश, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अब अखिलेश यादव काफी प्रासंगिक उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनकी भूमिका काफी बड़ी हो गई है अनुज जी। जो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश, अब आपको लग रहा है क्या कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? ऐसा भी है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, अगर उधर से एनडीए को प्रधानमंत्री ने महत्व कब दिया है अनुज जी? उनके मुंह से आपको याद होगा कि एनडीए की एक बैठक तब हुई थी जब टीम इंडिया की एक बैठक हो रही थी। तब आनंद फानंद में एनडीए की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई और उसमें बहुत सारे दल ऐसे थे कि बीजेपी के लोगों ने ही उन दलों का नाम पहली बार सुना था। और वो ऐसे 25 दल उसमें अनुज जी ऐसे थे जिनके कोई पंचायत के चुनाव भी नहीं जीते थे लोग, जैसे वैसे एनडीए के घटक दल थे। कल प्रधानमंत्री के भाषण में पहली बार एनडीए शब्द आ रहा था, नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने तो बीजेपी का भी नाम छोड़ दिया था। अगर आपको बीजेपी का घोषणा पत्र याद होगा, उसमें हर तरफ बीजेपी की गारंटी, मोदी की गारंटी थी, बीजेपी भी नहीं। तो अभी उथल पुथल की परिस्थितियां काफी ज्यादा है और टीम इंडिया के प्रयास भी अभी लगातार चल रहा है। अभी किसी ने भी जो है कि मनाही नहीं किया। नीतीश जी का जो ताजा बयान है, उन्होंने, उनसे पत्रकार पूछते रह गए सरकार, आज देखिए एनडीए की बैठक में तमाम लोग दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार जी बहुत सावधानी से बयान देते हैं, नीतीश कुमार ने कहा सरकार बनेगी, पत्रकार पूछते रह गए किसकी सरकार बनेगी, उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो राहुल जी, यहाँ पर भारी भरकम मंत्रालय मांगे जाएंगे नायडू साहब की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, अब डीलिंग होगी, अब देखना होगा कौन कितना अच्छा मैनेज करेगा। नायडू साहब मंत्रालय मांगते नायडू साहब तो स्पीकर पर मांग रहे हैं। स्पीकर पद इतना महत्वपूर्ण है कि दल बदल से तमाम तरह की चीजें संसद के भीतर में
आपने देखा होगा कि स्पीकर पद का कितना दुरुपयोग हुआ। जब मैंने कोई कानून पारित करना, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करो और बाहर फेंक दो, तो वो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल अनुजी, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत शुक्रिया अब इतना समय देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, हम तक ये तमाम विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया।